नमस्कार साथियों, आप सभी का दर्पण क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th की साइंस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो बायोलॉजी का जीव प्रक्रम पढ़ाऊंगा। तो आप सभी का जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर जो साइंस का 5वां दे रखा है, जीव प्रक्रम। हम जीव प्रक्रम को सबसे पहले डिटेल से पढ़ेंगे। अब मैं बात करूं जीव प्रक्रम की, तो जीव प्रक्रम शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जीव दो प्रकार के होते हैं। जीवों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक जीव वे होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, वो निर्जीव कहलाते हैं, और दूसरे जीव वे जीव होते हैं जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, वो सजीव कहलाते हैं। वे सारे जीव जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता, अर्थात जिनमें ना श्वसन होता है, ना पाचन होता है, ना उत्सर्जन होता है, वो सारे के सारे जो जीव होते हैं वो निर्जीव जीव कहलाते हैं, अर्थात निर्जीव अवस्था होती है। जबकि ऐसे जीव जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, वो सजीव कहलाते हैं। और जो जीव प्रक्रम की जो घटनाएं होती है वो सारी की सारी एक सजीव के अंदर होती है। अर्थात आपको जीव प्रक्रम जो पूरा का पूरा जो टॉपिक पढ़ना है वो सजीवों के अंदर पढ़ना है। और जीव प्रक्रम की मैं बात करूं तो जीव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? सजीव में पाया जाने वाला ऐसा प्रक्रम जो एक सजीव की सुरक्षा करने का कार्य करे। सजीव की सुरक्षा करने का जो कार्य किया जाता है जिन प्रक्रमों के द्वारा, वो सारे के सारे सम्मिलित रूप से जीव प्रक्रम कहलाएंगे। एक सजीव को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, श्वसन की आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता होती है, और उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। तो ये जो चारों नाम जो मैंने बताए, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये सारे के सारे सम्मिलित रूप से एक जीव प्रक्रम की घटनाएं हैं। अब मैं बात करूं परिभाषा की, तो ऐसे प्रक्रम जो एक सजीव के अंदर सुरक्षा या अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो सम्मिलित रूप से जीव प्रक्रम कहलाते हैं। मैंने अभी जो नाम लिया कि ऐसे प्रक्रम जो एक सजीव के अनुरक्षण का कार्य कार्य करते हैं, जीव प्रक्रम कहलाते हैं। जीव प्रक्रम कहलाते हैं। ऐसे प्रक्रम जो एक सजीव के अनुरक्षण का कार्य करे, अनुरक्षण का मतलब होता है उसकी सुरक्षा करने का जो कार्य करते हैं, वो सारे के सारे सम्मिलित रूप से जीव प्रक्रम की घटनाएं कहलाती है। अब किसी भी सजीव के अंदर जो जीव प्रक्रम के जो घटनाएं होती है वो मुख्यतः चार प्रकार की होती है। एक, उसके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है जिसको पोषण कहा जाता है। दूसरी मैं बात करूं तो उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अर्थात वो श्वसन की क्रिया करता है। उसके बाद में पोषण के द्वारा जो भोज्य पदार्थ होते हैं जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वो श्वसन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन के माध्यम से ग्लूकोज या फिर भोजन में टूटते हैं। उन भोज्य पदार्थों को पूरे शरीर के अंदर परिवहन करने की आवश्यकता होती है, और उसके बाद में शरीर के अंदर बने अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसको बोला जाता है उत्सर्जन। तो आपको इस पूरे जीव प्रक्रम के अंदर टोटल चार टॉपिक, बड़े टॉपिक पढ़ने हैं। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, और चौथा जो होता है वो उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। अपन डिटेल से इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ आपके पोषण के बारे में। क्या होता है पोषण, और पोषण की जितनी भी जो घटनाएं होती है वो हम सारी की सारी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो अपना टॉपिक आएगा जीव प्रक्रम के अंदर वो आएगा पोषण के बारे में। अब पोषण की परिभाषा की मैं बात करूं तो ऐसे भोजन के पदार्थ जिनसे एक सजीव को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वो सारे के सारे जो पदार्थ होंगे वो क्या कहलाएंगे? पोषण कहलाएंगे। अर्थात ऐसे भोजन के पदार्थ जिनसे सजीव को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, पोषण कहलाता है। मैं यहाँ पे परिभाषा लिख रहा हूं, ऐसे भोज्य पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ जिनसे जिनसे सजीव को
सजीव को ऊर्जा की सजीव को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। अर्थात सजीव के द्वारा जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है, अगर उस भोजन के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, इस ऊर्जा का उपयोग मानव विभिन्न कार्यों में करता है। इस ऊर्जा के उपयोग से वो किसी भी कार्य को कर सकता है। जो श्वसन की प्रक्रिया, जो परिवहन की प्रक्रिया होती है, वो सारी की सारी इस ऊर्जा के माध्यम से होती है। अर्थात सजीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वो भोजन के पदार्थों को ग्रहण करता है, और इस भोजन के पदार्थ से जहाँ पर ऊर्जा की प्राप्ति होगी, वो जो प्रक्रिया होगी वो पोषण कहलाएगी। अब पेड़ पौधे, मनुष्य और अन्य जीव जंतु भी इस पोषण की कैटेगरी में, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो आगे मैं बात करूं तो इस पोषण के आधार पर सजीव को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते, ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, लेकिन दूसरों से प्राप्त करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जब तक पहला जीव जीवित रहेगा तब तक उनको भोजन की प्राप्ति होती रहेगी, और जैसे ही पहले जीव की समाप्ति या फिर उसकी मृत्यु होती है, तो वो जो जिस पे डिपेंडेंसी थी वो जीव भी मर जाता है। उसके बाद में अगला जो जीव आएगा, ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो पोषण के कैटेगरी के आधार पर या पोषण के आधार पर इन सजीवों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो सजीव होता है उसको कहा जाता है स्वपोषी जीव। पोषण के आधार पर पहला जो जीव आता है वो आता है स्वपोषी जीव। दूसरी में जीव की मैं बात करूं तो दूसरा जो जीव होता है वो होता है विषमपोषी जीव। विषमपोषी जीव। तीसरे जीव की मैं बात करूं तो तीसरा जो जीव होता है वो होता है परपोषी जीव, या फिर इसका एक और नाम होता है परजीवी जीव। परजीवी जीव। और लास्ट एक और जीव जो होता है जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, उसको बोला जाता है मर्तजीवी जीव। मर्तजीवी जीव। तो पोषण के आधार पर जीवों को या सजीवों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो जीव आता है उसको स्वपोषी जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो सारे के सारे जीव स्वपोषी जीव कहलाएंगे। और इसके अंदर मैं उदाहरण की बात करूं तो जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पेड़ पौधों को स्वपोषी की कैटेगरी में रखा गया है। और नीले हरे जो शैवाल होते हैं, नीले हरे जो शैवाल होते हैं वो भी स्वपोषी जीव की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे विषमपोषी जीव की मैं बात करूं तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं लेकिन दूसरों से प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण जो हो गए वो हो गया मानव का। मानव जो अपना भोजन जो प्राप्त करता है वो पेड़ पौधों से या स्वपोषी जीव से प्राप्त करता है, इसलिए मानव को कैटेगरी में रखा गया है विषमपोषी जीव की कैटेगरी में। तीसरे जीव की मैं बात करूं तो ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं या निर्भर रहते हैं, वो परजीवी जीव कहलाते हैं। जैसे जौंक वगैरह हो गई। जौंक जो होती है वह दूसरे या फिर हमारे बालों के अंदर पाई जाती है और वो हमारे से पोषण प्राप्त करती है, तो वो हमारे पर निर्भर है, इसलिए उसको कहा गया परजीवी जीव। और उसके बाद में ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम वगैरह हो गया, उस मशरूम को मर्तजीवी की कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वापस एक बार बता देता हूँ कि पोषण की परिभाषा की मैं बात करूं तो ऐसे भोज्य पदार्थ जिनसे सजीव को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वे सारे के सारे भोजन के पदार्थ पोषण की कैटेगरी में आते हैं। इस पोषण के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो जीव होता है वो स्वपोषी जीव होता है, दूसरा विषमपोषी जीव होता है, तीसरा परपोषी या परजीवी जीव होता है, और चौथा जो जीव होता है वो होता है मर्तजीवी या फिर मर्तजीवी जीव। स्वपोषी जीव का मैंने अभी बताया था आपको कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी जीव कहलाएंगे, और इसके अंदर पेड़ पौधे आते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं वह विषमपोषी जीव कहलाएंगे। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करने के लिए उनके ऊपर निर्भर रहते हैं परजीवी जीव कहलाएंगे। और मर्तजीवी जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन दूसरों से सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मर्तजीवी जीव कहलाते हैं। अब अपन स्वपोषी जीव को डिटेल से पढ़ेंगे कि स्वपोषी जीव के अंदर
जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वह पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, उनके अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वो अपने भोजन को बनाते हैं, उस भोजन को बनाने के लिए उसको कौन कौन से पदार्थ चाहिए और भोजन बनने के दौरान उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, वो सारी की सारी अपन पढ़ेंगे स्वकोषी जीव के अंदर। तो हम वापस टॉपिक ले रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर स्वकोषी जीव के बारे में। क्वेश्चन के आधार पर जो पहला जीव अपन ने डिस्कस किया था स्वकोषी जीव के बारे में, तो इस स्वकोषी जीव को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं स्वकोषी जीव की परिभाषा की बात करूं तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वकोषी जीव कहलाते हैं। स्वकोषी जीव कहलाते हैं। और इसके अंदर में उदाहरण की मैं बात करूं तो उदाहरण के अंदर सबसे बड़ा जो उदाहरण आता है वो आता है पेड़ पौधों का। पेड़ पौधे तथा जो नीले हरे शैवाल होते हैं, नीले हरे जो शैवाल होते हैं वो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन नीले हरे शैवालों को भी स्वकोषी जीव की कैटेगरी में रखा गया है। अब अपने जो किताब के अंदर जो दे रखा पेड़ पौधों के अंदर जो स्वकोषी जीव जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो उस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अब किसी भी पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए कम से कम 4 पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है और वो उन 4 पदार्थों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को संपूर्ण करता है और अपने लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया करता है। अब इस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मैं पदार्थों की बात करूं तो मुख्य पदार्थ किसी भी पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए जो मुख्य पदार्थ होते हैं उन मुख्य पदार्थों में 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए मुख्य 4 पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले इस वातावरण में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका उपयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो पहला जो पदार्थ हो गया वो हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला जो पदार्थ इनको चाहिए वो चाहिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO2। रासायनिक फॉर्मूला जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो होता है CO2। अर्थात पहला पदार्थ अपन ने पढ़ लिया कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करने के लिए किसी भी पेड़ पौधों को वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। दूसरी मैं बात करूं तो पौधे की जो जड़ें होती है वो जमीन से जल का अवशोषण करती है। तो दूसरा पदार्थ इनको पानी या फिर जल चाहिए जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है H2O। पहली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा पानी चाहिए। तीसरी मैं बात करूं तो पत्तियों के अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसको क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल बोला जाता है और इसी क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट का उपयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो इनको अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। और चौथे पदार्थ की मैं बात करूं तो इन क्लोरोफिल के द्वारा दिन के समय सूर्य के प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। तो मुख्य जो और पदार्थ हो गया जिनका उपयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं वो हो गया सूर्य का प्रकाश। अर्थात किसी भी पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। पहली कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल हो गया, तीसरा क्लोरोफिल हो गया और चौथा सूर्य का प्रकाश हो गया। अब पेड़ पौधे जो होते हैं वो दिन के समय भोजन बनाते हैं, इसलिए पेड़ पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होगी वो कब होगी? दिन के समय।
दिन के समय। रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए पेड़ पौधे कभी भी रात में अपना भोजन नहीं बनाते हैं। पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाएंगे वो बनाएंगे दिन के समय। अब मैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की मैं बात करूं तो पेड़ पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाया जाता है। इस भोजन की अभिक्रिया की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि जो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। सर्वप्रथम पेड़ पौधों के द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण की जाती है और जड़ों से अवशोषित जल का उपयोग करके, और इन दोनों का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो तीसरा पदार्थ हो गया सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और साथ में पत्तियों में पाया जाने वाला हरे रंग का पदार्थ जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। इन सब का उपयोग करके, इस सब का उपयोग करके पौधे के द्वारा अपने लिए भोजन का निर्माण किया जाता है, भोजन का निर्माण किया जाता है। और साथ साथ में जब वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण की जाती है तो इसके बदले में पेड़ पौधे भोजन बनाते समय ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं, जिसका उपयोग हम श्वसन के रूप में करते हैं। और साथ साथ में बचे हुए जल को वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है, ये जो अभिक्रिया मैंने जो आपके सामने लिखी है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अब ये जो भोजन बनता है, पेड़ पौधों के अंदर जो भोजन बनता है, यह भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में। और ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र की मैं बात करूं तो आपको याद होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6, अर्थात कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ये ग्लूकोज जो होता है वो पेड़ पौधों के अंदर भोजन का कार्य करता है, अर्थात भोजन के रूप में ग्लूकोज बनता है। इस पूरी अभिक्रिया को जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसको 4-5 लाइन में या शब्दों में कैसे लिखोगे कि पेड़ पौधों के द्वारा सर्वप्रथम वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण किया जाता है और पेड़ पौधों की जड़ें जल का अवशोषण करके दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल पौधे के अंदर भोजन का निर्माण करता है। यह भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है, जिसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। और साथ साथ में वातावरण के अंदर ऑक्सीजन गैस को मुक्त किया जाता है और भोजन बनने के बाद में बचे हुए जल को पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस पूरी अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान पेड़ पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान मुख्यतः 4 घटनाएं घटित होती है। मैं बात ये कर रहा हूं कि पेड़ पौधों के अंदर जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस समय पेड़ पौधों के अंदर 4 मुख्य घटनाएं घटित होती है। वो कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो घटित घटनाएं होती है, घटित जो घटनाएं होती है उसके अंदर में पहली घटना की मैं चर्चा करूं तो पहली जो घटना होती है उस घटना के दौरान जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, यह परिवर्तित हो जाती है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में। सबसे पहले इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वो होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। दूसरी घटना की मैं बात करूं तो जल का जो अणु होता है, जल का जो अणु होता है वह 2 भागों में टूट जाता है। एक तो ये हाइड्रोजन में टूटता है, एक ये हाइड्रोजन में टूटता है और दूसरा ये बना लेता है ऑक्सीजन।
अर्थात पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान जो जल का अणु होता है जिसका रासायनिक फॉर्मूला H2O होता है, यह H2O दो गैसों में टूट जाता है। एक तो हाइड्रोजन गैस बना लेता है जिसको H2 बोला जाता है, और दूसरी गैस ऑक्सीजन बना दी जाती है इस पेड़ पौधों के द्वारा। तीसरी घटना की मैं बात करूं तो इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो सूर्य का प्रकाश आता है, उस सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो सूर्य का प्रकाश या फिर सूर्य के प्रकाश का क्लोरोफिल द्वारा अवशोषण। पहला जो मुख्य घटनाएं में पहली घटना की मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड सदैव कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होती है, जल का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, और सूर्य का प्रकाश जो होता है उसको क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित किया जाता है। और चौथे पॉइंट की मैं बात करूं तो सूर्य के प्रकाश में जो प्रकाश ऊर्जा होती है, सूर्य के प्रकाश में जो प्रकाश ऊर्जा होती है, यह भोजन बनते समय रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। और जब जब सूर्य के प्रकाश की प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी तब तक पौधे के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होगी, और इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। आगे बात समझ में, ये सारे की सारा जो पेड़ पौधों के अंदर जो भोजन बनाने की जो घटनाएं होती है उसको अपन ने डिटेल से पढ़ा है कि पौधा एक स्वपोषी जीव होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वयं इसलिए बनाता है क्योंकि उसके अंदर हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है जो पत्तियों में उपस्थित होता है। अब ये पत्तियां जो होती है इस क्लोरोफिल के माध्यम से पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य करती है, और भोजन बनाने के लिए पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब इस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का प्रयोग करने के दौरान इसको मुख्य 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल हो गया, तीसरा सूर्य का प्रकाश हो गया, और चौथा क्लोरोफिल हो गया। इन चारों पदार्थ की उपस्थिति में पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती है, जो भोजन ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। साथ में वातावरण के अंदर ऑक्सीजन गैस को मुक्त किया जाता है, और साथ में बचे हुए जल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया जो आपको दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान उस पौधे के अंदर या उस पत्ती के अंदर मुख्यतः 4 घटनाएं घटित होती है। पहली घटना जो होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो परमाणु या अणु होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है यह बदल जाती है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। दूसरी मैं बात करूं जल की, तो ये जल जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग अणु में टूट जाता है। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो इस सूर्य के प्रकाश का जो अवशोषण किया जाता है वो किया जाता है पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल के द्वारा। उसके बाद में चौथे पॉइंट की मैं बात करूं तो चौथे पॉइंट के अंदर जो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश ऊर्जा उपस्थित होती है उसका उपयोग पौधा अपना भोजन बनाने के लिए उस ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है रासायनिक ऊर्जा में। और इस प्रकार से पोषण के अंदर जो पहला जो टॉपिक था स्वपोषी जीव के बारे में, अपन ने स्वपोषी जीव के अंदर पेड़ पौधों के बारे में डिटेल से पढ़ा है। अब मैं इसके आगे में बात करूं तो एक पत्ती की मैं संरचना की मैं बात करूं एक पौधे की पत्ती की मैं संरचना की बात करूं तो पेड़ पौधों की जो पत्ती होती है वो कुछ इस प्रकार की संरचना में बनी होती है, जिसके अंदर ये मध्य सिरा होता है, और इसके अंदर ये जो आपको संरचना दिखाई देती है इसको बोला जाता है सिरा। अब छोटी क्लास के अंदर आपने इसके भागों के नाम पढ़े होंगे कि पत्ती जिस भाग के द्वारा जुड़ी होती है, जिस भाग के द्वारा जुड़ी होती है या जिसके द्वारा जुड़ी होती है यह वाला भाग तना कहलाता है, और जिस भाग के द्वारा तना और पत्ती जुड़ी होती है इसको पर्णवृंत बोला जाता है, पर्णवृंत बोला जाता है इसको। ये वाला जो आपको पूरा कवर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसको फलक बोला जाता है, फलक बोला जाता है। ये 6th क्लास में दे रखा है, छोटी क्लासों के अंदर दे रखा है। अगर मैं इसके बीच वाली लाइन की या रेखा की मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है मध्य सिरा, और ये मध्य सिरा इस पत्ती को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है। और जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है इस एक संरचना को बोला जाता है सिरा। पत्ती सदैव तने के द्वारा जुड़ी होती है,
तना और पत्ती जिस भाग के द्वारा जुड़ी होती है, यहाँ पर एक छोटी सी गांठ पाई जाती है, उस गांठ का नाम होता है पर्णव्रत। पत्ती को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा बीच वाली होती है उसको मध्य सिरा बोला जाता है, और इसके अंदर छोटी छोटी अनेक संरचनाएं दिखाई देती है जिसको सिरा बोला जाता है, और इस पूरे कवर वाले भाग को फलक बोला जाता है। ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। अब मैं पत्ती की संरचना के अंदर में बात करूं तो इस पत्ती के अंदर बहुत ज्यादा छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, अत्यंत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है रंध्र। ये जो छोटे छोटे जो मैंने छिद्र बनाए हैं ये कभी आंखों के द्वारा देख नहीं सकते हैं, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की हेल्प ली जाती है, सहायता ली जाती है। इन छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र बोला जाता है। अब ये रंध्र जो पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं ये मुख्यतः दो कार्य करते हैं। पहले कार्य की मैं बात करूं, रंध्र के मैं कार्यों की बात करूं तो रंध्र मुख्यतः दो कार्य करते हैं। पहले तो आपने अभी पढ़ा कि रंध्र कहते किसे हैं, तो रंध्र के बारे में आपको यह बताना है कि पत्तियों में पाए जाने वाले अनेक छोटे छोटे छिद्र रंध्र कहलाते हैं, और इन रंध्र के द्वारा मुख्यतः दो कार्य किए जाते हैं। पहला कार्य की मैं बात करूं तो यह रंध्र जो होते हैं वो करते गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना। गैसों के आदान प्रदान का मतलब होता है कि पौधा जब अपना भोजन बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करता है, तो ये वातावरण में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वह पत्ती के अंदर रंध्र के माध्यम से प्रवेश करती है। तो गैसों का आदान प्रदान का मतलब हो गया पौधे के द्वारा या पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, और भोजन बनने के दौरान जो ऑक्सीजन गैस होती है वो भी इन्हीं छिद्रों या इन्हीं रंध्रों के द्वारा वापस वातावरण में भेज दी जाती है। तो पहला यहाँ पर पॉइंट आ गया गैसों का आदान प्रदान करना। और दूसरा, जब पौधों के अंदर भोजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो उसमें कुछ अपशिष्ट जल बच जाता है, और उस अपशिष्ट जल को भी बाहर निकालने की जो प्रक्रिया की जाती है वो भी रंध्र के द्वारा की जाती है। अर्थात अपशिष्ट जल को पत्तियों से बाहर निकालना, और पत्तियों में बचे हुए जल को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया कहलाती है उस प्रक्रिया का नाम होता है वाष्प उत्सर्जन। तो रंध्र के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। पहला गैसों का आदान प्रदान करना, अर्थात वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और वातावरण में ऑक्सीजन को मुक्त करना। और दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो अपशिष्ट जल को भी पत्तियों के द्वारा बाहर निकाला जाता है, और अपशिष्ट जल को पत्तियों से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया की जाती है उसको बोला जाता है वाष्प उत्सर्जन। तो आपने अभी जो पढ़ा वो पढ़ा एक पत्ती की संरचना, और इस पत्ती की संरचना के अंदर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको रंध्र बोला जाता है, उसके बारे में पढ़ा। और रंध्र के जो दो मुख्य कार्य है आपने ये पढ़ा है। आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे जो टॉपिक की डिस्कस करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।